अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तमीना नज़ीर है। आज हम स्टैटिकल थ्योरी 1 का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हम देख रहे थे टेबल्स क्या है, अरे क्या है, उसके बाद हमने चार्ट्स को देखा, पाई चार्ट को और टेबल फॉर्मेशन को। अभी आज के लेक्चर में हम देखेंगे बार चार्ट्स क्या है, हिस्टोग्राम्स क्या है, उनके क्या डिफरेंसेस हैं, कौन से डाटा पे बार चार्ट्स अप्लाई करते हैं, कौन से डाटा पे हिस्टोग्राम अप्लाई करते हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका टॉपिक्स वही चैप्टर स्टार्ट है, ग्राफ और उसकी कंस्ट्रक्शन। हम आज बार चार्ट और हिस्टोग्राम को स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम हमने पाई चार्ट्स को कर लिया था स्टडी। तो सबसे पहले बार चार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये बार चार्ट होते क्या हैं बेसिकली। आपको सबसे पहले इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। ये इस तरह के बार बने होते हैं। ये इसकी जो लेंथ होती है ये उस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी को जाहिर करती है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द बार चार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड of presenting data in visual form. Its main purpose is to display quantities in the form of bars. तो बेसिकली क्या है कि आप डिफरेंट वेरिएबल के बार चार्ट बना सकते हैं, खुसूसन जो क्वांटिटेटिव होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्वालिटेटिव डाटा के भी बार चार्ट शो करा सकते हैं। A bar chart consists of a set of bars whose height are proportional to the frequencies that they represent. तो जितनी ज़्यादा बार चार्ट की हाइट होगी उतना ही ज़्यादा प्रोपोर्शन में वो वेरिएबल मौजूद होगा। नोट दैट द फिगर में बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हम जो अपने वेरिएबल्स हैं उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे ले सकते हैं। There are different type of bar chart depending on the number of variable and types of information to be displayed. अब बेसिकली जो बार चार्ट्स है उसकी भी फर्दर टाइप्स हैं। कोई सिंपल बार चार्ट्स हैं जो मैंने आपको शो किए, कुछ कंपाउंड बार चार्ट्स होते हैं। कंपाउंड बार चार्ट वो होते हैं जिसमें हमारा जो वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा होता है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। तो हमें या उनका जो अंदर मौजूद फर्दर सब टाइप्स होती हैं उनको शो करने की वजह से हमारा जो बार चार्ट है वो कॉम्प्लिकेट होता जाता है। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स ये हैं, द क्वांटिटीज कैन बी इजीली रीड इन टर्म ऑफ हाइट ऑफ द बार। हम इजीली जैसी मतलब इसके फवायद ये हैं कि जैसे हम इस बार को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, बाय विजन देखने से ही हमें पता चल जाता है कि इस वेरिएबल के अंदर कितना डाटा मौजूद है, कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है। कंपैरिजन कैन बी मेड बिटवीन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। इजीली हम किसी भी सबसे ज़्यादा कौन सी है, सबसे कम कौन सी है, बाकी वेरिएबल्स की क्या उसकी हाइट के अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी यूज इवन फॉर नॉन न्यूमेरिकल डाटा। इसका मतलब ये है कि हम इसको कैटेगोरिकल डाटा के लिए भी यूज कर सकते हैं या हम इसको क्वालिटेटिव डाटा के लिए भी यूज कर सकते हैं। द क्लास इंटरवल मस्ट बी इक्वल इन द डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर जो लिमिटेशन है, जो इसकी जिसके लिए हम इस टेबल जो ये हमारा ग्राफ है वो काम का नहीं रहता, वो कौन से हैं कि अगर हमें यहाँ पे इंटरवल शो करने हैं तो इंटरवल इक्वल होने चाहिए, वरना ये जो रेंजेस हैं, ये जो इंटरवल है उसके लिए गुड नहीं है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ये जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है उसके लिए भी बेनिफिट नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, अब कुछ सिंपल बार चार्ट्स हैं। फर्ज करो उसी तरह हमने लिया कि एक क्लास के अंदर 400 स्टूडेंट हैं तो 399 स्टूडेंट है, तो 19 साल की उम्र में के 14 बच्चे हैं, 20 साल के 23 बच्चे हैं, 21 साल के 134 हैं, 22 साल के 149 हैं, 23 साल के 71 बच्चे हैं, 24 ईयर्स के 8 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि डाटा को एक डाटा ले लेते हैं। अब उसका हमने बार चार्ट बनाया तो बार चार्ट से हमें पता चला 19 साल में कितने स्टूडेंट हैं, 20 साल के कितने स्टूडेंट हैं, 21 साल के कितने स्टूडेंट हैं। अब इस डाटा को सबसे पहले जैसे ही हम देखेंगे तो हमारे पास बाय विजन हमें क्या पता चलेगा कि ये जो 22 वाली अमाउंट है ये सबसे ज़्यादा और 24 वाली अमाउंट सबसे कम है।
तो इस तरह बायबियन हम डाटा को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, कौन सी अमाउंट ज़्यादा है, कौन सी उससे कम है, कौन सी उससे कम है और सबसे कम कौन सी है। मल्टीपल बार चार्ट्स कब बनते हैं? जब हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल मौजूद हों। द मल्टीपल बार चार्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ a simple bar chart when there are quantities of several variable to be displayed। मल्टीपल बार चार्ट कब बनते हैं? जब हमारे पास वेरिएबल एक से ज़्यादा हो। वो था हमारे पास एक वेरिएबल के लिए। अब अगर हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट में बार चार्ट्स के जो वेरिएबल्स हैं वो ज़्यादा हों, तो हमारे पास जो टेबल ड्रॉ होता है उसमें ज़्यादा हाइट के ज़्यादा bars बनेंगे। The bar representing the quantities for different variable are piled next to one another। अगर ज़्यादा वेरिएबल हैं तो एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाएंगे। अब फर्ज करो, अब 3 वेरिएबल है हमारे पास और उसके फर्दर 3 सबसेट है। जैसे बीए में भी हमने देखना है पास है, सप्ली है, फेल है। बीकॉम में भी हमने देखना है पास है, सप्ली है या फेल है। तो इसी तरह बीएससी में। तो जब हम उसका बार चार्ट ड्रा करेंगे 3 सेट बनेंगे और हर एक के फर्दर सबसेट होंगे, जिसमें एक शो करेगा सप्ली को और एक शो करेगा फेल को। अब जो सप्ली को शो कर रहा है वो डार्क ग्रे है, जो फेल को शो कर रहा है डॉटेड है और जो पास को शो कर रहा है वो प्लेन ग्रे बॉल है। ठीक है, तो इस तरह बीए, बीकॉम और बीएससी के बार्स विद डिफरेंट वेरिएबल्स को हम शो करा सकते हैं। मेरिट्स क्या है? इसके कंपैरिजन में बी मेड अमंग द कंपोनेंट ऑफ सेम वेरिएबल। अब हम एक ही, जैसे बीएससी के अंदर कितने फेल हुए, कितने पास हुए और कितने भी सप्ली आई है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। देखो बीएससी के अंदर कितने पास हैं? 33। ठीक है, सप्ली कितनों की है? 4 की। और फेल कितने हैं? 26 या 7, जो भी हम इसको देख के मेजर करें। ठीक है, कंपैरिजन इज आल्सो पॉसिबल फॉर द सेम कंपोनेंट अक्रॉस आर वेरिएबल। अब इनका हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? द फिगर बिकम वेरी कम्बरस व्हेन देयर आर टू मेनी वेरिएबल एंड कंपोनेंट। अब ये तो थे 3 वेरिएबल और उनके फर्दर कंपोनेंट, पर अगर यही 6 से 7 हो जाए तो हमारे लिए उसको कंप्यूट करना मुश्किल हो जाता है। ओनली एब्सोल्यूट नॉट रिलेटिव वैल्यूज आर अवेलेबल। अब हम इसको जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके लिए हम ये नहीं कर सकते। इट इज़ मच इजियर टू कंपेयर कंपोनेंट परसेंटेज अक्रॉस वेरिएबल। तो हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब कंपोनेंट या परसेंटेज की फॉर्म में, अब वो किस तरह करते हैं ये देखो। हर बार के अंदर अगर हम उसके कंपोनेंट के लिहाज से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंट उसका एक ही बार के अंदर अगर उसके हम कंपोनेंट की फॉर्म में ड्रा कर दें तो टोटल बार बनेगा। अगर टोटल स्टूडेंट है 53 तो 53 का एक बार बनेगा, जिसके अंदर कुछ रेशो शो कर देगी पास को और कुछ रेशो शो कर देगी सप्ली को। अब सप्ली कितनों की है? 5 की। और फेल कितने हैं? 11%। तो एक ही बार के अंदर हमें उसकी सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। इस तरह हमें कंपोनेंट बार मिलता है। कंपैरिजन में भी मेड अमंग कंपोनेंट ऑफ द सेम वेरिएबल। अब हमें एक ही वेरिएबल के अंदर मौजूद जो कंपोनेंट है उसको कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। कंपैरिजन आल्सो पॉसिबल फॉर द सेम कंपोनेंट अक्रॉस ऑल वेरिएबल। अब हम एक ही कंपोनेंट, अब फेल 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 का तीनों डिफरेंट क्लासेस में फेल का कंपैरिजन कर सकते हैं। इट सेव स्पेस एज कंपेयर टू मल्टीपल बार चार्ट। अब इसका फ़ायदा क्या है कि हमें जो स्पेस है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं होती, ज़्यादा जो हमारे पास जो ओवरलोडेड ग्राफ नहीं बनता। लिमिटेशन इसकी क्या है? वही लिमिटेशन है कि हम इसके अंदर रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को नहीं काउंट कर सकते। इट इज़ ऑकवर्ड टू कंप्यूट द क्वांटिटीज फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट। और हमारे लिए जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में शो करें तो हमें बीए, बीकॉम, बीएससी के रिजल्ट इस तरह परसेंटेज की फॉर्म में भी आज मिल जाएंगे। और क्या होगा कि उसके जो फर्दर हम कंपोनेंट का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इसके भी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या हैं? हम कंपोनेंट के सेम वेरिएबल के अंदर हम उसके कंपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं।
और इसके डीमेरिट्स क्या हैं, वही जो हमने पहले पढ़े हैं कि ये भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को, नॉन एब्सोल्यूट को मेजर नहीं कर सकता है। इसके अंदर परसेंटेज को, हर इंडिविजुअल कंपोनेंट के परसेंटेज को निकालना मुश्किल हो जाता है। अब हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है कि आप बार चार्ट की ही तरह का ये फॉर्म होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि अपने डाटा को डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, अब बार चार्ट जो हिस्टोग्राम है वो आपके जो वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए होता है। ये हम क्वांटिटेटिव डाटा के लिए खुसूसन जो रेंजेस में होते हैं, क्लासेस के साथ, इंटरवल के साथ, उसको जैसे हम अगर टेम्परेचर की रेंज शो कर दें 35.5 से 37.7 तक, तो ये जो रेंज वाले ग्राफ्स हैं ये भी हिस्टोग्राम में शो हो जाते हैं। Out of several methods of presenting a frequency distribution graphically, the histogram is most popular and widely used in practice. अब histogram बहुत ज़्यादा commonly use होने वाला ग्राफ है। A histogram is a set of vertical bars whose area are proportional to the frequencies of classes that they represent. अब जो उसका एरिया है वो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। अब इधर तो नंबरिंग हमने ले ली, इधर उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा जितना एरिया ऑक्युपाइड है वो क्या शो करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। While constructing a histogram, the variable is always taken on x-axis. अब इसका डिफरेंस क्या है कि हम इसमें वेरिएबल को एक्स एक्सिस में लेते हैं और फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, each class is then represented by a distance on the scale that is proportional to class interval. अब जो हमारे वेरिएबल हैं वो क्या करते हैं कि जो एक्स एक्सिस में मौजूद हर एक का डिस्टेंस क्या शो करता है कि क्लास की रेंज को शो कर देता है। अब इधर एक फ्रीक्वेंसी का एज ग्रुप का 21 से 25 का एक इंटरवल है, 5 का इंटरवल है 60 तक, उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी दिखाई है, मिड क्लास वैल्यू दिखाई है और रेंजेस दिखाई है। अब इस तरह अगर हम रेंज को लें 25 से ये वाली रियल लिमिट्स को लें तो उसको हम एक्स एक्सिस पे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, और साथ ही हम उसकी ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। ठीक हो गया। अब 0 से 20.5 तक का क्या डिस्टेंस है एक वेरिएबल का, फिर 20 से 25 का एक है, ये पूरी इसकी विड्थ दिखा रहा है और इसके अंदर मौजूद जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको शो कर रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा आपका बार चार्ट्स क्या है और हिस्टोग्राम क्या है। जो बार चार्ट्स हैं वो हिस्टोग्राम है वो बेसिकली क्या है, आप वेरिएबल को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जबकि बार चार्ट्स में आप वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे होते हो। हिस्टोग्राम बेसिकली आप क्वांटिटेटिव डाटा को खुसूसन जो रेंजेस में है, जिनके क्लास इंटरवल बने हुए हैं, जिसका ग्रुप डाटा होता है, उसकी फॉर्म में हम हिस्टोग्राम को शो करते हैं, जबकि बार चार्ट्स को हम कैटेगोरिकल डाटा जो का क्वालिटेटिव डाटा है उसके लिए शो करते हैं। तो ये दोनों का बेसिक माइन्यूट सा डिफरेंस है, पर आपको आप इसको पढ़ेंगे बुक से, अपने आपका चैप्टर 3 है तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। मैंने आपको जनरली इसको डिफाइन किया और इसका समझाया, आप बुक से भी पढ़ें, आप अपनी इस चैप्टर 3 को फॉलो करें इस लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।